द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं संतोष भौमिक की किताब ज़ीरो टू एम्पायर द क्रिएटर्स जर्नी की, और ख़ास तौर पर उस एक चैप्टर की जहाँ से कह सकते हैं सब कुछ शुरू हुआ। अध्याय 22 सफ़र शुरू होता है। हमारे पास ये अध्याय है और इसमें कहानी है उस एक पल की जब कोई नौकरी करने वाला इंसान एकदम से फैसला करता है कि भाई अब दूसरों के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए जीना है। और ये फैसला भी तब जब जेब में कुछ खास था नहीं, पर इरादा बहुत बड़ा था। ज़ीरो टू एम्पायर। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो शुरुआती सोच क्या थी, वो पहले कदम कौन से थे, और वो अंदर की क्या चीज थी जो उन्हें चला रही थी। और देखिए, कहानी शुरू होती है एक बड़े टर्निंग पॉइंट से। भौमिक लिखते हैं, और ये लाइन मुझे बहुत असरदार लगी। जिंदगी उस दिन बदली जब मैंने तय कर लिया कि अब मैं किसी का कर्मचारी नहीं बल्कि अपने सपनों का निर्माता बनूंगा। कर्मचारी से निर्माता, ये सोच में कितना बड़ा बदलाव है ना? तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। किताब साफ कहती है पैसा बिल्कुल नहीं था, ज़ीरो, लेकिन कुछ और था। वो कहते हैं दिल में एक आग थी। लिखा है जेब में पैसे नहीं थे पर दिल में एक आग थी कुछ बड़ा करने की। ये सिर्फ एक इच्छा या सपना नहीं लगता, ये कुछ ज्यादा गहरा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये आग शब्द ये बहुत ज़रूरी है यहाँ। ये सिर्फ पैशन या जुनून नहीं है, जैसा आपने कहा। ये शायद वो अंदर की बेचैनी है, वो छटपटाहट जो मौजूदा स्थिति से थी और उसे बदलने की एक ज़बरदस्त इच्छा। उद्यमिता की कई कहानियों में ये चीज़ दिखती है। शुरुआत अक्सर आराम से नहीं होती, बल्कि एक ज़रूरत से होती है। और ये जो फैसला है, कर्मचारी नहीं निर्माता बनूंगा, ये सिर्फ करियर बदलने का नहीं है। ये अपनी पहचान, अपनी एजेंसी उसको फिर से तय करने का फैसला है। ये कहना कि अब कहानी मैं खुद लिखूंगा, इसमें एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव छिपा है। हाँ, ये एजेंसी वाली बात आपने सही कही। और ये सिर्फ ख्यालों में नहीं रहा। किताब में उस एक पल का जिक्र है जब उन्होंने एक खाली डायरी खरीदी, बिल्कुल खाली, और पहले पन्ने पर लिखा बड़े अक्षरों में, ज़ीरो टू एम्पायर द जर्नी बिगिंस। सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है, पर शायद उस वक्त उनके पास यही सबसे मजबूत चीज थी। क्योंकि जैसा बताया गया है, न कोई ऑफिस, न टीम, न पैसा, कुछ भी नहीं था वैसा, सिवाय, जैसा वो कहते हैं, एक दिमाग और एक दिशा। हाँ, वो डायरी वाली बात, वो फैसिनेटिंग है। ये सिर्फ गोल सेटिंग नहीं है। सोचिए, जब बाहर की दुनिया में आपके पास कुछ भी ठोस नहीं है, ना ऑफिस, ना लोग, ना पैसा, तब अपने इरादे को कागज पर उतारना, वो एक तरह से उसे वजूद देना है, पहला कदम। ये शायद उस अनिश्चितता से लड़ने का, खुद को यकीन दिलाने का एक तरीका था कि हाँ, सफर शुरू हो गया है, भले ही वो सिर्फ कागज पर लिखा हो। और दिमाग और दिशा, ये दिखाता है कि असली खेल सिर्फ बाहरी साधनों का नहीं है। आपकी सोच, आपकी क्लैरिटी, आपकी दिशा, यही असली शुरुआती पूंजी है। इसको आप कह सकते हैं बूटस्ट्रैपिंग की बिल्कुल पहली ईंट, अपने ही दम पर शुरुआत। अच्छा, तो ये दिमागी तैयारी हो गई, दिशा भी मिल गई, डायरी में लिख भी लिया, फिर असली काम शुरू हुआ होगा, छोटे छोटे कदम। किताब बताती कि उन्होंने रात भर जागकर कंपनी का नाम सोचा, यूट्यूब से बिजनेस की बातें सीखी, बिजनेस प्लान का ड्राफ्ट बनाया। ये सब सुनने में बड़ा साधारण लगता है, कोई ग्लैमर नहीं इसमें। और यही तो असलियत है। हम अक्सर कहानियों में सीधे बड़ी सफलता पर कूद जाते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे, अक्सर अकेले में किए गए काम हैं, यही तो नींव डालते हैं। यूट्यूब से सीखना दिखाता है कि सीखने की कितनी इच्छा थी, और ये कि भाई साधन नहीं है तो क्या हुआ, रास्ता निकालेंगे। आज के समय में तो ये और भी ज्यादा सच है। और बिजनेस प्लान लिखना, भले ही वो पहला ड्राफ्ट हो, ये विचारों को एक ढांचा देता है। वो जो दिशा थी ना, उसको और पक्का करता है। ये सब मिलकर वो अंदरूनी तैयारी दिखाते हैं जो बाहर कुछ भी खड़ा करने से पहले बहुत जरूरी है। और इसी तैयारी के दौरान एक और चीज चल रही थी, वो थी खुद से बातचीत, सेल्फ टॉक। किताब में एक लाइन है जहां वो खुद को कहते हैं, संतोष, तेरे अंदर सीओ पहले से है, बस उसे पहचानने की देर है। ये खुद से बात करना, खुद को यकीन दिलाना, ये कितना जरूरी होता होगा उस अकेलेपन में। वो बेहद जरूरी। इसे सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग कहना भी शायद कम होगा। ये एक तरह से अपनी अंदरूनी अक्षमताओं को जगाने जैसा है, एक्टिवेट करने जैसा। देखिए, अंदर का सीईओ कोई पहले से बनी हुई चीज नहीं होती। ये वो फैसले लेने की हिम्मत, प्रॉब्लम सॉल्व करने का हुनर, रिस्क लेने का साहस है, जिसे आप धीरे धीरे बनाते हैं, पहचानते हैं। जब बाहर से कोई आपको शाबाशी नहीं दे रहा, कोई मान नहीं रहा, तब यही अंदर की आवाज आपको आगे बढ़ाती है। ये एक तरह से खुद का मेंटोर बनना है, और ये सीखना कि गलतियों के बावजूद, असफलताओं के बावजूद खुद पर भरोसा कैसे रखें। यहीं से रेजिलियंस, वो जो लचीलापन है, उसकी शुरुआत होती है।
लेकिन बाहर की दुनिया, वो हमेशा इतनी मेहरबान नहीं होती, खासकर जब आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हों। किताब में साफ लिखा है कि लोग मजाक उड़ाते थे, शक करते थे। एक सीधा सवाल जो उनसे पूछा जाता था, तेरे पास ना पैसा है, ना पहुंच है, क्या करेगा तू? उफ, ये सवाल तो किसी का भी हौसला तोड़ दे। हाँ, और ये बाहरी शक ये अक्सर अंदर के डर को और हवा देता है। ये क्लासिक चैलेंज है। देखिए, समाज अक्सर तयशुदा रास्तों और साधनों को ही पहचानता है ना? तो जब कोई बिना इन चीज़ों के कुछ बड़ा करने की बात करता है, तो शक होना स्वाभाविक है। यहीं पर असली परीक्षा होती है कि आप बाहर की आवाज़ों को अपने अंदर की आग बुझाने देंगे। और यहीं पर भौमिक का जवाब बड़ा मजेदार है। किताब कहती है, वो हंसकर कहते थे, मेरे पास वक्त है और वक्त ही मेरी पूंजी है। वाह, ये सोच तो मतलब पूरी गेवी बदल देती है। बिल्कुल, ये सोच का बदलना, जिसे रीफ्रेमिंग कहते हैं, उसका एक जबरदस्त उदाहरण है। मतलब आप हालात नहीं बदल सकते, पर आप उन हालात को देखने का अपना नजरिया बदल सकते हैं। जहां लोग कमी देख रहे थे, पैसे की, पहुंच की, उन्होंने वहां अपनी सबसे बड़ी दौलत पहचानी, समय। जैसे ही आप ये नजरिया अपनाते हैं, आप अचानक लाचार से शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं। हर गुजरता पल एक मौका बन जाता है सीखने का, बनाने का, आगे बढ़ने का। ये माइंडसेट उस इंसान के लिए गेम चेंजर है जिसके पास पारंपरिक साधन नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि सिर्फ समय को पूंजी मानने से बर्नआउट का खतरा रहता है। या व्यावहारिक जरूरतें कैसे पूरी होंगी, ये सवाल अपनी जगह है। शायद किताब में आगे इसका भी जिक्र हो, लेकिन शुरुआत के लिए, प्रेरणा के लिए ये सोच कमाल की है। अंदर की तैयारी के साथ पहला कदम उठाया गया, एक असली बिजनेस। किताब में उनकी पहली कंपनी का जिक्र है, राइस मिल प्रोजेक्ट। और महत्वाकांक्षा देखिए, गांव की मिट्टी से शुरू करके पूरे भारत में नाम बनाने का सपना। ये सिर्फ पैसे कमाने का प्रोजेक्ट नहीं लगता, इसमें एक बड़ा विजन है। हाँ, ये गांव की मिट्टी से पूरे भारत तक वाली बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि उद्यमशीलता सिर्फ शहरों या पढ़े लिखे तबके तक सीमित नहीं है। ये कहीं भी, किसी भी पृष्ठभूमि से शुरू हो सकती है, अगर नज़र बड़ी हो। और राइस मिल प्रोजेक्ट चुनना, ये शायद उस वक्त के ज्ञान, साधन या बाजार के समझ पर आधारित होगा। ये एक तरह का MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जैसा भी हो सकता है। मतलब अपने बड़े सपने एम्पायर की तरफ एक छोटा असली कदम लेकर ये देखना कि क्या ये काम करता है, क्या सीखा जा सकता है। ये दिखाता है कि शुरुआत अक्सर वहीं से होती है जहां आप हैं, जो आपके पास है। लेकिन शुरू करना एक बात है और उसे चलाना बिल्कुल दूसरी। किताब साफ कहती है, रास्ता आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। लिखा है, दिन रात काम, गलतियां की, सीखा, गिरा, फिर उठा। ये जो उतार चढ़ाव है, ये संघर्ष, यही तो असलियत है जिसे अक्सर लोग बताना भूल जाते हैं। और इन सब के बीच एक चीज उन्होंने कस के पकड़े रखी, उम्मीद। ये हिस्सा उद्यमिता की हकीकत को बिना किसी चीनी के परत के दिखाता है। गिरा फिर उठा, ये सिर्फ कहावत नहीं, ये सचमुच का अनुभव है, रोज का। हर गलती, हर नाकामी एक सीखने का मौका है, एक तरह का फीडबैक लूप। आप कुछ करते हैं, नतीजा देखते हैं, सीखते हैं और फिर अगली बार बेहतर करते हैं। यही प्रक्रिया है। और उम्मीद, ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है। मुश्किल वक्त में जब सब कुछ गलत जा रहा हो, तब उम्मीद वो पेट्रोल है जो आपको एक और दिन, एक और कोशिश करने की ताकत देती है। ये भविष्य में यकीन रखना है, तब भी जब आज का दिन बहुत मुश्किल हो। इसे आप ग्रिट या दृढ़ता का भी एक रूप कह सकते हैं। तो इस सारी मेहनत का, लगन का, गलतियों से सीखने का और उम्मीद बनाए रखने का नतीजा क्या निकला? क्या वो ज़ीरो टू एम्पायर का सपना सिर्फ सपना ही रह गया? नहीं, किताब बताती है कि वो दिन आया जब मेहनत रंग लाई। पहला ठोस दिखने वाला नतीजा, पहली मशीन चली, चावल का पहला पैकेट तैयार होके बाजार में पहुंचा। ये वो पल होगा जब कागज का सपना लोहे और मेहनत से हकीकत बना होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये क्षण किसी भी उद्यमी के लिए एक मील का पत्थर होता है, लैंडमार्क। ये सिर्फ एक मशीन का चलना या एक प्रोडक्ट का बिकना नहीं है। ये उस शुरुआती विचार की, उस डायरी में लिखे लक्ष्य की, उस अंदरूनी यकीन की बाहरी दुनिया में पुष्टि है, वैलिडेशन। ये इस बात का सबूत है कि आपकी सोच, आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही हैं। ये अमूर्त सपने, एम्पायर, से मूर्त चीज, चावल का पैकेट में बदलना है। और ये जो शुरुआती सफलताएं होती है ना, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ज़रूरी हैं। ये न केवल आगे बढ़ने का हौसला देती हैं, बल्कि टीम का, अगर हो तो, और शायद ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ाती हैं। ये वो चिंगारी है जो आगे चलकर बड़ी आग बन सकती है।
और इसी पल के एहसास को किताब एक बहुत ही यादगार लाइन में समेटती है। मुझे लाइन बहुत पसंद आई। वो लिखते हैं, सपनों की फैक्ट्री चल पड़ी है। हाँ। वाह, ये सिर्फ राइस मिल के चलने की बात नहीं है, ये उस पूरे विजन के सच होने की शुरुआत का ऐलान है। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। सपनों की फैक्ट्री, ये मेटाफर, ये रूपक बहुत शक्तिशाली है। फैक्ट्री मतलब एक ऐसी जगह जहां कुछ बनता है, जहां विचारों को शक्ल मिलती है। तो ये कहना कि फैक्ट्री चल पड़ी है, इसका मतलब है कि अब वो प्रक्रिया शुरू हो गई है जिससे सपने हकीकत बनेंगे। ये उस शुरुआती संघर्ष और अनिश्चितता के बाद एक राहत और एक उपलब्धि का क्षण है। ये इस बात का संकेत है कि जीरो से आगे का सफर शुरू हो चुका है और एम्पायर की दिशा में पहला मजबूत कदम उठ गया है। तो अगर हम संतोष भौमिक की शुरुआती यात्रा का सार देखें, जैसा इस अध्याय में बताया गया है, तो ये कहानी है एक पक्के इरादे की, जो बिल्कुल शून्य साधनों के बीच लिया गया। ये कहानी है अंदर की आग, एक साफ दिशा और दिमाग को ही अपनी असली पूंजी बनाने की। ये कहानी है यूट्यूब से सीखने की विनम्रता की, डायरी में एम्पायर लिखने के साहस की, और वक्त ही पूंजी है जैसे नजरिए से मुश्किलों को मौके में बदलने की। और सबसे बढ़कर ये कहानी है गलतियों से सीखने की, गिरने के बाद उठने की और उम्मीद को कभी ना छोड़ने की, जिसका नतीजा था सपनों की फैक्ट्री का शुरू होना। और ये सबक देखा जाए तो सिर्फ बिजनेस शुरू करने वालों के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो कुछ नया सीखना चाहता है, कोई क्रिएटिव काम शुरू करना चाहता है या अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहता है, वो इन उसूलों से कुछ ना कुछ सीख सकता है। छोटी शुरुआत करना, अपने पास जो है, चाहे वो समय हो, हुनर हो या जुनून हो, उसे महत्व देना, बाहर के शक से प्रभावित हुए बिना लगातार सीखते रहना और मुश्किलों में डटे रहना, ये सब तो जीवन के हर पहलू में काम आता है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है, या सोचने की बात है। ये अध्याय कहता है सफर शुरू होता है और खत्म होता है इस एहसास पर कि सपनों की फैक्ट्री चल पड़ी है। तो ये साफ है कि ये मंजिल नहीं है, बस शुरुआत है। तो सोचने वाली बात ये है कि इस पहली सफलता, फैक्ट्री चल पड़ी, और उस आखिरी लक्ष्य, एम्पायर के बीच फासला कितना बड़ा होगा। वो कौन सी अनदेखी चुनौतियां होंगी, कौन से नए संघर्ष होंगे जो एक छोटी फैक्ट्री को एक साम्राज्य बनाने के रास्ते में आएंगे। मतलब सिर्फ जुनून और उम्मीद से शुरुआत तो हो गई, पर किसी चीज को बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए, स्केल करने के लिए और किन चीजों की जरूरत पड़ती होगी? क्या क्षमताएं, क्या रणनीतियां, क्या संसाधन? ये वो सवाल हैं जिन पर शायद आगे के अध्याय रोशनी डालें, और ये हमें भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि शुरुआत करना और शिखर तक पहुंचना, इन दोनों में कितना फर्क होता है।